माँ जी, आखिर हम कब तक इस गरीब को झेलते रहेंगे? ना तो इसका पति काम करता है और ना ही ये, और अब तो ये भी गर्भवती है। अब हमें इन दोनों पति पत्नी के साथ साथ इसके बच्चे की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बहू, अब हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर रोहित भी बेटा है मेरा। माँ जी, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। ये घर, प्रॉपर्टी, जमीन सब कुछ आपके नाम है, और आपका निकम्मा बेटा तो कुछ काम भी नहीं करता। आप क्यों नहीं इन दोनों पति पत्नी को खुद से दूर कर देती हो? मैं तो कहती हूँ इन दोनों को निकाल फेंको और सामने वाली झोपड़ी दे दो। उसी में ये लोग अपना खुद का गुजारा चलाएंगे। तू सही कह रही है बहू। ये कलमोही गरीब ना तो दहेज में कुछ लेकर आई और ना ही शादी के बाद, और ना ही ये अपने निकम्मे पति को लाइन पर ला पा रही है। अब इन्हें लाइन पर लाने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। सुमित्रा अपनी बड़ी बहू निधि की बातों में आ जाती है, और शाम को जैसे ही रोहित घर आता है, सुमित्रा अपने छोटे बेटे और बहू रूपल को घर से निकाल देती है। जिसके बाद रोहित और रूपल घर के सामने वाली झोपड़ी में रहने लगते हैं। क्योंकि रोहित कोई काम नहीं करता था, इसीलिए उनके पास ना तो खाने के लिए अनाज होता है और ना ही सोने के लिए बिस्तर। रोहित जी, ना तो हमारे पास पैसा है, ना ही अनाज, और ना ही सोने के बिस्तर, और मैं गर्भवती हूँ। मेरा 5वां महीना चल रहा है, और आपको तो एसी में सोने की आदत है, बाइक पर घूमने की आदत है। आप इस झोपड़ी में कैसे रहोगे? रूपल, तुम ये कैसी बात कर रही हो? आज हमारी जो हालत है वो मेरी वजह से है। अगर मैं भी कमा रहा होता और माँ के हाथों में हर महीने पैसे दे रहा होता तो आज माँ हमें धक्के मार के घर से नहीं निकालती, वो भी इस हालत में जब तुम गर्भवती हो। रोहित जी, अब हम क्या करें? रूपल, फिक्र मत करो। अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अब भले ही मुझे तुम्हारे लिए लोगों के जूते ही क्यों ना साफ करने पड़े, पर मैं काम करूंगा। इतने बुरे दिन देखकर रोहित समझ जाता है कि काम करना कितना जरूरी है, और अगली सुबह होते ही वो नौकरी की तलाश में चला जाता है, जहां उसे मजदूरी का काम मिलता है। और पूरे दिन मजदूरी करके जब रोहित घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी भूख से तड़प रही है। रूपल, मुझे माफ करना, मैं काम में इतना खो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम गर्भवती हो और भूखी भी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लाता हूँ। पर आप खाने का इंतजाम करोगे कहाँ से? रूपल, आज मैंने पूरे दिन मजदूरी की है और अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम्हें एक टाइम का खाना खिला सकूं। इतना बोलकर रोहित थोड़ा सा खाना लेकर आता है, जिसे वो दोनों पति पत्नी मिलकर खाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर रूपल और रोहित देखते हैं कि मोहल्ले में फल बेचने वाला आया है, और उसकी सास और भाभी बहुत सारे फल खरीद रही हैं। माँ जी, घर में पहले से ही इतने सारे फ्रूट्स रखे हैं, और आप फिर से इतने सारे फ्रूट्स ले रही हैं। बहू तो गर्भवती है, और ऐसे में तेरा फ्रूट खाना बहुत जरूरी है, और तुझे बाहर आने की क्या जरूरत थी? बाहर कितनी धूप है, तू अंदर जाकर कमरे में बैठ। ओ माँ जी, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। इतना बोलकर निधि कमरे में चली जाती है, और ये सब देखकर रूपल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ रूपल, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस अपनी जेठानी की खुशी देखकर आंसू आ गए। फिक्र मत करो रूपल, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारी खुशी आएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इस तरह हर मोड़ पर रोहित रूपल का साथ देता है, और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, और इस 1 महीने में रोहित को एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिल जाती है, जिस वजह से वो धीरे धीरे अपने घर का खर्चा उठाने लगता है। ऐसे ही एक दिन, रूपल, तुम्हारा 6ठा महीना लग चुका है और अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, फिर तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही अपना चेकअप करवाने के लिए? रोहित जी, मैं मानती हूँ कि आपकी जॉब लग गई है, पर इतने कम पैसों में हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, और अगर ऐसे में मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी चेकअप के लिए तो घर कैसे चलेगा? ऊपर से घर में इतनी गर्मी है कि रात में मुझे नींद भी नहीं आती। दवाई से ज्यादा जरूरत मुझे पंखे की है। मैं तो भूल ही गया कि हमारे घर में पंखा तक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं 1-2 दिन में पंखे का इंतजाम करता हूँ। रोहित के घर में पंखा नहीं था, इसलिए रोहित अब पहले से और भी ज्यादा मेहनत करता है, और रात को भी गार्ड की नौकरी करने लगता है। समय यूं ही गुजरता है, और देखते ही देखते रूपल का 7वां महीना लग जाता है। ऐसे ही एक दिन रूपल अपने पति के साथ बर्तन की दुकान पर जाती है, जहां वो कुछ सस्ते बर्तन खरीद रही होती है, और तभी वहां उसकी सास और जेठानी गाड़ी से उतरती है और दुकान में जाकर सोने के बर्तन खरीदती है। अरे अंकल, आप कैसे कैसे गरीबों को अपनी दुकान में आने देते हो? बेटा, मेरे लिए तो हर ग्राहक मेरा भगवान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अंकल जी, वो तो आपका नजरिया है, वरना मैं तो ऐसे गरीबों को अपने आसपास भी भटकने न दूं। वैसे अंकल जी, अगले महीने मेरी गोद भराई है, इसीलिए आप मुझे सोने के बर्तन दे दीजिए, और हाँ, मेरी गोद भराई में आप और आपका पूरा परिवार आना चाहिए। सुमित्रा बहन, दोनों बहू की गोद भराई एक साथ कराओगी ना? भाई साहब, मेरी बस एक ही बहू है, और मैं बस उसी के लिए यहाँ आई हूँ। उस गरीब से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है।
सुमित्रा की ऐसी बातें सुनकर रोहित और रूपल बिना सामान लिए ही दुकान से चले जाते हैं और घर जाकर रोहित रूपल से कहता है, माँ को क्या लगता है, अगर उन्होंने हमें खुद से अलग कर दिया है तो क्या तुम्हारी गोद भराई नहीं होगी रूपल? मैं भी तुम्हारी गोद भराई करूंगा और उसी दिन करूंगा। कैसी होगी मेरी गोद भराई? आप तो दिन में भी काम करते हैं और रात में भी। दिन रात काम करने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवा सकूं, और ऐसे में आप मेरी गोद भराई करवाओगी? रोहित जी, इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। रूपल, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, और वैसे भी ऑफिस में एक टेंडर पास हुआ है और वो टेंडर मुझे मिला है। अगर वो काम हो गया तो मैं भैया से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप इस काम में जरूर कामयाब होंगे। अब रोहित और भी दिल लगाकर काम करता है और साथ ही साथ रूपल की गोद भराई की तैयारी भी। देखते ही देखते रूपल का और निधि की गोद भराई का दिन आ जाता है। जहां एक तरफ निधि की कोठी में फूल और पर्दों के डेकोरेशन हो रहे थे, तो वहीं रूपल के झोपड़ी में कुछ नहीं होता। माँ जी और दीदी ने कोठी को कितने अच्छे से सजाया है। काश कि हमारे पास भी इतने पैसे होते तो हम भी अपनी झोपड़ी को सजा पाते, घर में मिठाई ला पाते और लोगों को जाते वक्त उपहार दे पाते। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए भाभी की तरह महंगी साड़ी गहने नहीं ला पाया। उनके घर जितने सारे मेहमान आए हैं, कितना सारा सामान आया है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। रूपल और रोहित आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रूपल की माँ, बुआ और भाभी गोद भराई का शगुन लेकर वहां आती हैं और अपनी बेटी दामाद से कहती हैं, दामाद जी, अगर आपकी माँ और भाभी ने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रूपल की गोद भराई नहीं हो पाएगी। हम कम पैसों में ही रूपल की बहुत अच्छे से गोद भराई करेंगे। माँ, पर मेरे पास महंगी साड़ी नहीं है और न ही गोद भराई करने के लिए ज्यादा कुछ सामान। यहाँ तक कि हमारी झोपड़ी में मुझे और मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए भी मेरे ससुराल से कोई नहीं आया। रूपल, दुखी क्यों होती हो? तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आया तो क्या हुआ, हम तो आए हैं। चलो बैठो, हम तुम्हारी गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। इस तरह रूपल के मायके वाले आकर उसे मेहंदी लगाते हैं और नई साड़ी पहनाते हैं और रूपल को अच्छे से तैयार करके उसकी गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। जहां रूपल साधारण तरीके से अपनी गोद भराई की रस्म शुरू करती है, तो वहीं निधि की कोठी में मेहमानों की भीड़ जमा होती है और वो सब खूब नाचते गाते हैं और निधि की गोद भराई करते हैं। बहू, भगवान करे तुम्हें चांद सा बेटा हो। पर सुमित्रा बहन, ये कैसा भेदभाव है? तुम्हारी एक बहू झोपड़पट्टी में अकेली अपनी गोद भराई कर रही है और यहाँ तुम इतने पैसे खर्च करके अपनी बड़ी बहू की गोद भराई कोठी में कर रही हो। बहन, अब सुमित्रा बहन को तो तुम जानती ही हो कि वो अपनी दोनों बहू में कितना भेदभाव करती है। ऊपर से रोहित कुछ काम भी नहीं करता था, तो इसे बहाना मिल गया अपने छोटे बेटे को खुद से दूर करने का। तुम यहाँ मेरी बहू को आशीर्वाद देने आई हो या हमें ताने सुनाने आई हो? हम तो बस सच बोल रहे हैं बहन, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों में महीने के चंद पैसे रख देता है, इसलिए तुमने अपनी बड़ी बहू को सर आंखों पर रखा है और छोटी बहू को घर से निकाल दिया क्योंकि वो गरीब है। मैंने सुना था माँ के लिए उनके बच्चे एक बराबर होते हैं, पर तुम्हारी नजरों में तो पैसे की अहमियत है। सुमित्रा बहन, अगर तुम सच में अपने दोनों बच्चों से प्यार करती हो तो रोहित और उसकी बीवी को अपना लो। वैसे भी अब तो रोहित अच्छा कमाने लगा है, बहुत जल्द उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तुम सब शायद सही कह रही हो। मैंने अपने बेटे बहू के साथ बहुत गलत किया, पर अब मैं चाह कर भी उन्हें नहीं अपना सकती। लगता है अब मुझे पछतावे की आग में ही जलना होगा। इस तरह सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जिंदगी भर पछतावे की आग में यूं ही जीती है और देखते ही देखते रोहित और रूपाली की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है।